देखो कहाँ पहुंचे थे अपन लास्ट टाइम। वो सीट कंप्लीट हो गई थी जो भेजी थी। सर वो राष्ट्रगान वगैरह बता रहे थे आप, संविधान में कब स्वीकृत किया गया था सन्यासी विद्रोह वंदे मातरम वाला। अच्छा, ये तो 1909 वाला था, ठीक है। ये मदनलाल ढींगरा ने करजन वायली को गोली मार दी, ये सारी चीज हो गई थी ना लॉर्ड हार्डिंग। यस सर। ठीक। चलो अब आज एक सीट भेजी है आप लोगों को, देखो जरा ये वही सीट है कि नहीं है। कहाँ गया है ये जो सीट है। डेस्कटॉप पे कुछ दिख रहा हो एक जन, कोई हाँ या ना बता दो क्या दिख रहा। गदर पार्टी। गदर पार्टी। अब ध्यान से सुनना, इसमें जितने भी तुमको आज चीजें दिख रही है ना, ये सब मीन्स के टॉपिक मिलेंगे तुमको, और अच्छे खासे वर्डों पे। मतलब इसको मैंने इतना आसान कर दिया है कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें जैसे पहला क्वेश्चन आता है, गदर पार्टी क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पूरा बिल्कुल बेसिक से तोड़ तोड़ दिया है जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए। फिर कामा गाटा मारू जहाज प्रकरण क्या है, इसको समझाइए। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा डिस्क्राइब करने को बोलता है। फिर इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें कई बार इतना डाटा है कि आप क्या लिखो। तो जो ये चीज लिखी गई है जो प्री में पूछी जाती है, यदि आप उसी को मीन्स में लिख देते तो आपको पूरे पूरे नंबर वैसे ही मिल जाते हैं। और लास्ट में आता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, होम रूल आंदोलन और होम रूल लीग क्या है, जो एनी बेसेंट और बीजी तिलक से जुड़ा है, इसके बारे में समझाइए। मतलब ये भी पूरा पूरा प्रॉपर क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है, 6 मार्क का, लेकिन अब 5 मार्क का आएगा। BHU 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में। अच्छा, उसके बाद लखनऊ समझौता फिक्स 6 मार्क का क्वेश्चन। लखनऊ समझौता जिसमें कांग्रेस के दोनों दलों में क्या हो जाती है, एकता हो जाती है। और लास्ट में कुछ नहीं बचता है। मतलब ये टोटल जो सीट है ये मीन्स ओरिजिन सीट है, लेकिन इस पे अपन ने पीटी के बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐड कर दिया, जिस वजह से फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, स्पेशली वो लोग जिनका एग्जाम है, और जिनका एग्जाम नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं सन 1904 की, जबकि अपन को पढ़ना क्या है, अपन को पढ़ना है बेसिकली 1913। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हो रही है, लेकिन उसका शुरुआत में थोड़ा सा अपन व्यू देख लेते हैं तो अपन को एक चीज क्लियर हो जाए। दरअसल में 1904 में एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है तारकनाथ। याद रखना ये चीज, तारकनाथ दास जो हैं ये स्वदेश सेवक नाम का समाचार पत्र चलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और दूसरा व्यक्ति है जीडी कुमार। जीडी कुमार ने भी एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया, फ्री हिंदुस्तान। अब सवाल पैदा होता है कि तारकनाथ ने स्वदेश सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया और फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया जीडी कुमार ने, परंतु कहां पर, ये अगला क्वेश्चन। तो याद रखना, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से कहीं दूर कनाडा में। तो कनाडा में इन दोनों लोगों ने दरअसल में इस तरह के समाचार पत्रों को शुरू किया, क्यों, ताकि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से कनाडा में रह रहे भारतीयों को भी अवगत कराया जा सके। मतलब जो ब्रिटिश सरकार भेदभावपूर्ण रवैया चला रही है, ब्रिटिश सरकार जो मनमानी नीतियां चला रही है हिंदुस्तानियों पर, उससे हिंदुस्तानी लोग जो कनाडा में रह रहे हैं वो वाकिफ हों। परंतु अब ध्यान से सुनना, दरअसल उस समय जो कनाडा था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था, मतलब गुलाम था। जैसे हिंदुस्तान गुलाम था उसी तरह से कनाडा भी गुलाम था। कब की बात कर रहे हैं, अच्छे से देख लो, 1904 में। तो जो कनाडा की सरकार थी, मतलब हम उसको शॉर्ट में ब्रिटिश सरकार भी बोल सकते हैं, इन दोनों लोग तारकनाथ दास और जीडी कुमार के समाचार पत्रों ने जो कनाडा के हिंदुस्तानी लोग हैं उनके दिलों में क्रांति को भरना शुरू किया। और 6 सालों में बहुत से लोग ब्रिटिश सरकार से इस गलत काम के लिए जैसे ही विद्रोह के स्वर उठाने लगे, तो तत्काल देखा गया कि भैया ये विद्रोही लोग यहाँ कनाडा में क्यों ब्रिटिश सरकार की अवहेलना करने लगे। तो पता चला कि भैया तारकनाथ दास का समाचार पत्र स्वदेश सेवक और जीडी कुमार का समाचार पत्र हिंदुस्तान। तो 1910 में कनाडा सरकार ने इन दोनों को बाहर निकाल दिया कि आपको तत्काल फरमान जारी किया जाता है कि आप कनाडा छोड़ दो। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों रह रहे थे कनाडा के वैंकूवर में।
तो कनाडा छोड़कर अब ये आ जाते हैं यूएसए, और यूएसए में जिस जगह पर आकर ये बसते हैं उसका नाम है सिएटल। ये भी अगला क्वेश्चन है। तो अब जो क्रांतिकारी हैं, दरअसल ये एक तरह से क्रांतिकारी ही हैं, तो अब क्रांतिकारियों का जो नया अड्डा बन गया वो क्या बन गया, अमेरिका का सिएटल शहर बन गया। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि ये तारकनाथ दास जो है ये कहाँ के क्रांतिकारी हैं, तो याद रखना इनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी हैं। ये आपका पीटी का क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। अब गदर पार्टी कैसे जुड़ती है दरअसल में इनसे, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अमेरिका में अब तारकनाथ दास और एक और व्यक्ति है जीडी कुमार आ चुका है। सन 1911 में लाला हरदयाल भी अमेरिका पहुंच जाते हैं, लेकिन याद रखना ये टीचिंग प्रोफेशन के लिए पहुंचते हैं। और ब्रिटिश सरकार के जो अत्याचार हिंदुस्तानियों पर भारत में हो रहे थे, उन गतिविधियों का विरोध करना शुरू करते हैं कहाँ पर, अमेरिका में। तो अब दरअसल में लाला हरदयाल से ये भी मिलेंगे तारकनाथ दास, जीडी कुमार भी मिलेंगे, और ये सभी मिलकर 1912 और 13 में एक संघ बनाएंगे जिसका नाम थोड़ा सा अजीब व गरीब है, प्रशांत तट की हिंदी एसोसिएशन। इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रशांत तट का हिंदी संघ। और यही दरअसल नाम है गदर पार्टी का पूर्व नाम, मतलब गदर पार्टी को शुरुआत में ये कहा जाता था। तो ये चीज जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो अब 1912 में जब ये प्रशांत तट का हिंदी एसोसिएशन बनता है, तो इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया जाता है सोहन सिंह भाखना को। मतलब सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी का शुरुआत में जो नाम था प्रशांत तट का हिंदी एसोसिएशन या प्रशांत तट का हिंदी संघ, उसके सबसे पहले प्रधान अध्यक्ष थे। तो 1912 में इनको अध्यक्ष बनाया गया, और इस बैठक में ये लोग भी आए, भाई परमानंद भी आए, राम हरनाम भी आए, सोहन सिंह भाखना भी आए, ये सारे लोग आए। तो ये चीज आप याद रखना। अब सोहन सिंह भाखना से एक व्यक्ति और, सोहन सिंह भाखना से एक चीज और संबंधित है, गदर पार्टी। दरअसल में बात है 1913 की। 1913 में हिंदू संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, वहाँ का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाखना निकालते थे एक समाचार पत्र जिसका नाम है हिंद गदर। उसी को हिंदुस्तानी गदर भी कहते थे। सप्ताह में चूंकि एक बार निकलता था इसलिए इसको साप्ताहिक पत्र भी कहते थे। परंतु धीरे 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 फिर एक और गदर पत्र निकलने लगा, लेकिन वो एक बार निकलता था सप्ताह में, और उर्दू लैंग्वेज के नाम से निकलता था। मतलब उर्दू लैंग्वेज होती थी और वो सप्ताह में एक बार निकलता था। याद रखना ये चीज। कई बार उसमें उर्दू के साथ साथ में पंजाबी में भी गदर पत्र निकलता था, लेकिन वो महीने में एक बार निकलता था। अब जरा मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर दूं, जो ये सप्ताह में एक बार उर्दू में निकलता था, इसका जो पहला पेज होता था उसमें नाम होता था गदर पार्टी, और ब्रिटिश सरकार के काले चिट्ठे होते थे। फिर जो महीने में निकलता था एक बार समाचार पत्र, जो पंजाबी लैंग्वेज में लिखा होता था, उसमें भी दरअसल में पहले पन्ने पे लिखा होता था गदर पार्टी, और अंग्रेजों के काले चिट्ठे होते थे। तो कहने का मतलब है उर्दू साप्ताहिक पत्र के पहले पन्ने पे भी अंग्रेजों का काला चिट्ठा होता था, और पंजाबी अखबार के पहले पन्ने पर भी अंग्रेजों का काला चिट्ठा होता था। तो चूंकि पहले पन्ने पे ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना होती थी और दोनों में लिखा होता था गदर, तो इसलिए नाम पड़ गया गदर पार्टी। तो जो लोग इस पार्टी को सपोर्ट करते थे वो गदर पार्टी के लोग कहलाए। मतलब गदर पार्टी दरअसल में गदर नामक समाचार पत्र से बनी। ये चीज जरूर याद रखना। ये उर्दू में भी निकलता था और पंजाबी में भी निकलता था। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए जरा जल्दी से गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई, तो नो डाउट गदर पार्टी की स्थापना हुई अमेरिका में, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में। लेकिन दरअसल में गदर पार्टी का संबंध किससे है, हिंदुस्तानी गदर और हिंद गदर ये समाचार पत्र से। ये हिंदुस्तानी गदर या हिंद गदर समाचार पत्र दो रूपों में निकलता था, उर्दू में सप्ताह में एक बार और पंजाबी में महीने में एक बार। और इन दोनों के पहले पन्नों पर ब्रिटिश सरकार की नीतियां थीं। तो जो लोग इन नीतियों को पढ़कर ब्रिटिश सरकार से गुस्सा रखने लगे, वही दरअसल में कहलाए गदर पार्टी के लोग, और इस तरह से गदर आंदोलन चल पड़ा। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो लाइन है ये आपके प्री की लाइन है, इसमें से आपको कुछ भी चीज नहीं भूलनी है।
जैसे मैं आपसे पूछूं कि गदर समाचार पत्र के कारण बनी गदर पार्टी का संस्थापक कौन है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गदर पार्टी को शुरू में क्या नाम दिया गया था, कोई मेरे को बताएगा, जल्दी से बताओ। गदर पार्टी का शुरू में नाम क्या था, देखो अच्छे से। तक का हिंदी एसोसिएशन। और इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, सोहन सिंह भाखना को। और बाद सोहन में सिंह भाभना। एग्जैक्टली और बाद में यही जो है ये गदर पार्टी में तब्दील हो जाती है। तो निश्चित रूप में यदि आपसे पूछा जाए गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, उसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना सोहन सिंह भाखना। अच्छा, उपाध्यक्ष कौन होगा इस पार्टी का, देख लो जल्दी से, जो कभी नहीं पूछा जाएगा, केसर सिंह। परंतु आपसे हमेशा पूछा जाता है कि लाला हरदयाल कौन थे, तो ये लाला हरदयाल वही व्यक्ति हैं जो 1911 में भारत से अमेरिका आ गए थे टीचिंग के लिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार के जुल्मों को जो अमेरिका में होता देखते थे उसके बारे में ये लिखा करते थे। तो याद रखना लाला हरदयाल जो हैं वो गदर पार्टी के क्या हैं, पहले मंत्री भी हैं, या इन्हीं को महामंत्री भी कहा जाता है। इसके बाद ये नाम नहीं पूछे जाएंगे फ्री में, इनको रहने देना। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि काशीराम कौन था, तो काशीराम कोषाध्यक्ष थे, मतलब रुपए पैसे की जानकारी रखा करते थे। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा जल्दी से बताना, गदर पार्टी का कार्य स्थल कौन सी जगह था, सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गदर संगठन जो है या गदर पार्टी जो है ये एक जिस जगह पर रहती थी वो जगह को इन्होंने बना लिया था एक आश्रम, ताकि ब्रिटिश सरकार की कभी नजर ना पड़े। और इस आश्रम में क्या होता था, ध्यान से सुनना, आपको अपना काम, यदि आप आ रहे हो इस आश्रम में तो आपको सुबह उठना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, फलों से पेड़ों से फल तोड़ के लाने पड़ेंगे, मतलब अपना काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो देखने में सामने से लगता था कि वाह ये तो एक आश्रम है, लेकिन असल मायने में अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही होती। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है गदर पार्टी का संबंध किस आश्रम से है, तो जरा जल्दी से बता दो किस आश्रम से है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन सा था भैया, जल्दी बताओगे। सैन फ्रांसिस्को में कौन सी जगह, युगांतर आश्रम, याद रहेगा ये चीज ऐसे। अब इसके बाद ये अगला आता है कामागाटा मारू जहाज प्रकरण। अब दरअसल कामागाटा मारू जहाज प्रकरण क्या है, इसको पहले तो आप समझ लो। कामागाटा मारू तो क्या है, तो कामागाटा मारू जहाज का एक नाम है, जो याद रखना पानी पे चलता है और भाप से चलता है। मतलब अब यदि कोई पूछे कि कामागाटा मारू प्रकरण क्या है, तो आपको कहना है भाप की शक्ति से चलने वाला एक समुद्री जहाज है। और जल्दी से देखकर बताओ किस देश का जहाज था ये, क्या ये इंडियन जहाज था, जापानी। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ का मकसद क्या है। तो इसका मकसद क्या था दरअसल में, आप जरा समझ लो। कुछ जो हिंदुस्तानी लोग हैं, मतलब जो भारतीय लोग हैं, ये लोग ये चीज प्राप्त करना चाहते हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। और रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो लोग ज्यादातर चाहते हैं कि हम यहाँ पर चले जाएं। उस समय ऐसा माना जाता था कि रोजी रोटी की तलाश में जहां पर भी ब्रिटेन ने और देशों को गुलाम बना रखा है वहां पर कोई भी गुलाम देश का व्यक्ति जा सकता था। तो जैसे कनाडा जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तो निश्चित रूप में हिंदुस्तान भी ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तो एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत आसानी से आप जा सकते थे, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं। मतलब रोजगार प्राप्त करने के लिए आप बहुत आसानी से जा सकते हो। तो दरअसल में कामागाटा मारू जहाज में ये चीज याद रखना, दूसरा पॉइंट भी, कि भारतीयों का ये मानना था कि जिन जगहों पर ब्रिटिश सरकार की गुलामी है उन जगहों पर रोटी कपड़ा मकान की तलाश में बहुत आराम से जा सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के साथ साथ यहाँ के लोग, साउथ इंडिया एशिया के लोग, मतलब साउथ ईस्ट एशिया के लोग भी कनाडा शिफ्ट होना चाहते थे, क्योंकि रोजगार अच्छा, जीवन शैली अच्छी। तो ये चीज आप समझ जाओ कि दरअसल कनाडा शिफ्ट होने का मकसद क्या था। जैसे आज भी लोग कनाडा में अच्छी लाइफस्टाइल के लिए शिफ्ट होना चाहते हैं, परंतु
दरअसल उस समय जब बात 1914 की है और ये प्रक्रम घटता है, तो जो उस समय के हालात थे, उस समय जो हिंदुस्तानी लोग जो जाएंगे कनाडा, तो उनको रोजगार तो मिलेगा कनाडा पहुंचकर, लेकिन रोजगार के साथ साथ उन लोगों के दिलों में ब्रिटिश सरकार के प्रति नफरत भरना और फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन लोगों को कनाडा में रहकर तैयार करना, ये मकसद था उस समय पे। तो जो भी क्रांतिकारी व्यक्ति कनाडा पहुंचता तो उसको नो डाउट रोजगार तो मिल जाता, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में वो आगे चल के एक लीडर भी बन रहा है। तो ये है दरअसल में काला सच, जिस वजह से क्रांतिकारी लोग कनाडा जाते थे। तो कभी भी उनसे पूछा जाता आप यहाँ क्यों आए हो, तो बोल देते रोजगार की तलाश में। लेकिन यदि सच में वो क्रांतिकारी है तो वो धीरे 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 स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका को क्या करेगा, जैसे यहाँ रिवॉल्वर चलाना सीखेगा, बम बनाना सीखेगा, ये सारी चीजें। अब आते मुद्दे की चीज। दरअसल में हुआ ये, ध्यान से सुनना, 1913 में जो कनाडा की सर्वोच्च अदालत है, उन्होंने 35 भारतीयों को कनाडा आने की परमिशन दी थी। जैसे ही ये चीज की परमिशन दी, तो दुनिया के और देशों के जो लोग थे हिंदुस्तानी, उनको लगा कि यार जब 35 लोगों को कनाडा आने की परमिशन मिल गई है तो हमको भी परमिशन मिल जाएगी। परंतु हुआ ये कि जैसे ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है, अब ध्यान से सुनना, उस व्यक्ति का नाम है बाबा गुरुदत्त, और ये सरदार है। पहली चीज, मतलब एक सिख नेता भी है। तीसरी चीज, ये गदर पार्टी या गदर समाचार पत्र को पढ़कर एक प्रमुख क्रांतिकारी भी हैं। अच्छा, उसके बाद ये सिंगापुर में रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये है बाबा गुरुदत्त सिंह। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कामागाटा मारू जहाज का प्रकरण किस सिख नेता से है, तो आपको ये व्यक्ति का नाम याद आएगा। तो सिंगापुर में रहता है ये व्यक्ति, कॉन्ट्रैक्टर है इंडियन, गदर पार्टी से जुड़ा है, गदर समाचार पत्र को पढ़ता है, एक सिख नेता है, ये है। तो जैसे ही 1913 में कनाडा की सर्वोच्च अदालत ने 35 भारतीयों को अपने यहाँ आने के लिए हाँ कर दिया, तो ये बाबा गुरुदत्त जो है, चूंकि ये एक इंडियन कॉन्ट्रैक्टर है, इसने देखा कि यार जो भी लोग हिंदुस्तान से या जो भी लोग एशिया से जाना चाहते कनाडा में, उनको तत्काल पहुंचा दूंगा। तो ये तत्काल क्या करते हैं, एक जहाज को किराए पर लेते हैं। अब अच्छे से देखो आप कौन सा जहाज है, ये कामागाटा मारू जहाज को किराए पर लेते हैं। निश्चित रूप में कामागाटा मारू कहाँ का जहाज है, याद रखना जापानी जहाज है, तो उसको किराए पर लिया इन्होंने। और दक्षिण पूर्व एशिया के इतने लोगों को 376 भारतीयों को लेते हैं और कनाडा वैंकूवर के लिए निकल पड़ते हैं। ध्यान से समझना, अब ये निकलते कब हैं, 4 अप्रैल 1914 को निकलते हैं। परंतु 4 अप्रैल 1914 को निकलते हैं और पहुंचते हैं लगभग अप्रैल के बाद मई, मतलब 1 महीने बाद ये पहुंचते हैं। और इसी दौरान जो ये वाला पॉइंट था, 1913 में कनाडा की सर्वोच्च अदालत ने 35 भारतीयों को अंदर अपने कनाडा देश में आने के लिए परमिट कर दिया था। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध का बादल मंडराने लगा था या संकट मंडराने लगा था, तो अब जो भारतीय आएंगे उन पर लगा दिया गया बैन। मतलब ये जहाज जब पानी में ही रहा होगा तभी दरअसल में क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। तो बैन लगा दिया गया, तो ये जो जहाज था और इसके यात्री जो हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि नहीं हमको आने दिया जाए, लेकिन चूंकि बैन लगा दिया गया है उसी बीच में, तो ये 2 महीने तक जहाज वहीं खड़ा रहेगा, परंतु कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं पा पाता। तो ये चीज जरूर याद रखना आप। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये वृत्तांत लिखा है, हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप जरा समझ लेना। यदि मैं आपसे पूछूं कि कामागाटा मारू जहाज ने अपनी यात्रा शुरू कहाँ से करी थी, देख लो हांगकांग से करी थी। टोटल 376 यात्री थे, याद रखना। उसमें से शुरू में हांगकांग से मिलते हैं इतने यात्री, 164 यात्री जो कनाडा पहुंचना चाहते थे। फिर उसके बाद शिप पहुंचता है संघाई, ये भी एशिया में आता है, यहाँ से भी कुछ यात्री सवार होते हैं। और फिर जहाज जापान के एक स्थल पर पहुंचता है। अब ध्यान से सुनना, जापान दरअसल में ब्रिटेन का विरोधी है, तो निश्चित रूप में यहाँ से जब लोग चढ़े तो किसी ने सूचना दे दी ब्रिटिश सरकार को कि क्रांतिकारी जहाज में आ रहे हैं। इसी वजह से दरअसल में कनाडाई सरकार ने इस जहाज के लोगों को अंदर आने नहीं दिया। और फिर अंत में जब ये
जापान से कहाँ पहुंचेगा, कनाडा के वैंकूवर, तो वहां उतरने नहीं दिया जाएगा। और फिर कनाडा सरकार बोलेगी यहाँ से ले जाओ, तो ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान की बुलवा लेगी, और फिर फाइनल में ये कहाँ पहुंचेंगे, हिंदुस्तान में कोलकाता, जहां दरअसल में क्या होता है, झड़प होती है या दिक्कत और परेशानी होती है। हालांकि फिर जापान के बाद ये पहुंचता है कोलकाता, 376 यहाँ टोटल मेंबर हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये कनाडा वैंकूवर पहुंचता है, सरकार आरोप लगाती है कि आप नहीं उतर सकते हो, फिर से ये कोलकाता आ जाते हैं, झड़प होती है और ये सब परिस्थिति। तो ये है दरअसल में एक काला चिट्ठा। अब याद रखना, जब वो 2 महीने तक सिर्फ खड़ा रहा ना, तो उस दौरान जो गदर पार्टी थी उसने बड़ी आलोचना की कनाडाई सरकार की कि आप क्यों हिंदुस्तानियों को आने नहीं देना चाह रहे हो, और ऐसा और वैसा। और फाइनल में 28 जुलाई 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। स्ट्रिक्टली ये चीज फॉलो कर दी गई कि जो सीधे भारत से आएगा उसको परमिशन दे दी जाती, लेकिन चूंकि ये जहाज हांगकांग से, फिर इसके बाद में माफी चाहता हूँ, हांगकांग से, फिर उसके बाद संघाई से, फिर जापान से, और यहाँ से तो एंटी लोग चढ़े थे, फिर उसके बाद कोलकाता से आया है, मतलब डायरेक्ट हिंदुस्तान से नहीं आया है, इसलिए कनाडाई सरकार इस जहाज के लोगों को कनाडा में उतरने की परमिशन नहीं देती। तो ये चीज याद रखना, ये थी मेन वजह। यदि डायरेक्ट हिंदुस्तान से कोलकाता से जहाज आता तो नो डाउट, लेकिन चूंकि वो बहुत सारी जगह से आया था, निश्चित रूप में कुछ क्रांतिकारी भी आए होंगे, जिस वजह से कनाडाई सरकार ने ये प्रतिबंध लगा दिया। अब एक घटना जुड़ी हुई है इसी से संबंधित कि प्रथम विश्व युद्ध जब छिड़ जाता है और कामागाटा मारू जहाज जो है, ये फाइनल में कनाडाई सरकार इसको बोलती कि आप कनाडा से इस जहाज को 2 महीने खड़े होने के बाद आप यहाँ से आप ले जाओ। तो फाइनल में 27 सितंबर 1914 को जब ये हुगली मतलब कोलकाता पहुंचता है, तो ब्रिटिश सरकार को फिर से वही शक है कि जापान से दरअसल में क्या है, कुछ क्रांतिकारी इस जहाज में है, तो वो उनको निकलने का आदेश देते हैं। इसी पे फायरिंग होती है, मारपीट होती है, 18 यात्री मारे जाते हैं और 202 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये है पूरी की पूरी परिघटना कामागाटा मारू जहाज की। तो कामागाटा मारू जहाज में एक व्यक्ति का नाम है बाबा गुरुदत्त सिंह। दरअसल में ये व्यक्ति ऐसे लोगों को ले जाता है जो कनाडा में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उस समय पे ये हुआ कि जहाज जो है वो डायरेक्ट हिंदुस्तान से ना आकर हांगकांग से चला, संघाई, फिर उसके बाद जापान, फिर कोलकाता से पैसेंजर लेकर 376 टोटल पैसेंजर हो जाते हैं। कहाँ पहुंचता है ये जहाज, पहुंचता है आपका कनाडा वैंकूवर। सरकार प्रतिबंध लगा देती है कि कोई भी व्यक्ति नहीं उतर सकता, क्योंकि उसमें निश्चित रूप में जो ब्रिटेन सरकार का एंटी है जापान, वहां से कुछ लोग भी चढ़े, हो सकता है कुछ क्रांतिकारी हो सकता है कुछ आतंकवादी हो। इस तरह से 2 महीने जब जहाज खड़ा रहेगा तो क्या होगी, बहुत ज्यादा किरकिरी होगी, लेकिन फिर भी कनाडाई सरकार एंट्री नहीं देती है। 2 महीने के बाद ये सिर्फ लौट जाएगा, हिंदुस्तान पहुंचेगा, वहां पर फिर से ब्रिटेन सरकार जो हिंदुस्तान की है उसको शक होता है कि निश्चित रूप में क्रांतिकारी हैं, झड़प होती है, इतने लोग मारे जाते हैं, और इस तरह से जो बाबा गुरुदीप हैं वो दरअसल में बचकर भाग निकलते हैं, और वो एक ट्रेन के द्वारा चले जाते हैं, और बाकी बचे लोगों को ट्रेन के द्वारा भेज दिया जाएगा। मतलब ये है दरअसल। अब एक कमेटी बनती है इस तरह के अपमान का बदला लेने के लिए, नाम है शोर कमेटी। तो शोर कमेटी में ये हुसैन रहीम होते हैं, बलवंत सिंह होते हैं और सोहन लाल पाठक होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस तरह का सलूक किया गया कनाडाई सरकार के द्वारा, और फिर हिंदुस्तान में आने पर ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह का इंडियंस के साथ सलूक किया वो सही नहीं था। तो इसके लिए दरअसल में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एक योजना बनाती है कौन सी कमेटी, शोर कमेटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शोर कमेटी का संबंध किससे है, कामागाटा मारू जहाज प्रकरण से। तो ये चीज आप याद रखना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से वो अमेरिकी लोग हैं जो इस प्रकरण में अपनी हामी देते हैं। तो निश्चित रूप में भगवान सिंह, बरकतुल्ला रायचंद और सोहन सिंह भाकना, मतलब ये सब मीन्स वाली चीजें हैं, इनको अभी रहेंगे। अब आते हैं कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति। मैंने आपको बताया था कि 1908 में जो व्यक्ति है जिनका नाम है बीजी तिलक, उनको केसरी के लेखों के कारण मांडले जेल भेज दिया जाता है। तो 6 साल के लिए वो मांडले जेल में जाते हैं। उसके जस्ट बाद में उनको निकलना कब था, 1914 में निकलना था। फिर वो 1914 में बाहर रिहा होकर आते हैं। जैसे ही रिहा होकर आते हैं, फिर से वो कांग्रेस की गर्मपंथी विचारधारा को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं।
और ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन होता है तो फिर वो कांग्रेस के मंच से ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा। तो कहने का मतलब है कि बाल गंगाधर तिलक जैसे ही आते हैं कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं। परंतु वहीं एक व्यक्ति है जिसका नाम है अरविंद घोष। अपन ने पढ़ा था कि अलीपुर बम षड्यंत्र केस में इनको बचा तो लेता है, कौन बचा लेता है, कोई बताएगा मेरे को कौन व्यक्ति बचाता है अरविंद घोष को, जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं? चितरंजन दास। तो सीआर दास जो है वो अलीपुर बम षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का क्या करते हैं, बचाव करते हैं बहुत बेहतर तरीके से, मैंने आपको बताया था। और इनको जो होती है वो क्या होता है, सजा होती है। और ये सजा के लिए ये कहाँ चले जाते हैं मेरे भाई, मैंने आपको बताया भी था। तो ये सजा के लिए चले जाते हैं पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी में दरअसल में वहाँ पर ये धार्मिक गतिविधियों को पढ़ते हैं, समझते हैं, योग करते हैं। तो फिर यहीं पर ये क्या हो जाते हैं, ध्यान योग से योगी बन जाती है, सन्यासी बन जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज़ादी की लड़ाई में वो कौन था जो पौंडीचेरी में साधु या सन्यास के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, हालांकि उसको अलीपुर बम षड्यंत्र केस में दोषी पाया गया था। तो याद रखना वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अरविंद घोष है। मतलब ये एक और क्रांतिकारी जो है वो साधु बन गया, मतलब कांग्रेस कमजोर। लाला लाजपत राय जो व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, ये यंग इंडिया का और न्यूयॉर्क में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है उसकी स्थापना करते हैं। और ये लाला लाजपत राय दरअसल में कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि याद करो वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था, तो ये उस पर केस करने के लिए अमेरिका चले जाते हैं। और वहीं पर ये इन समाचार पत्रों का और इस तरह का ब्यूरो चलाते हैं। और जब ये हिंदुस्तान आना चाहते हैं तो ब्रिटिश सरकार इन पर पाबंदी लगा देती है, मतलब ये व्यक्ति भी नहीं आ पाता है। और देन आता है फाइनल में साल 1915, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता नरमपंथी विचारधारा का, और फिरोज शाह मेहता, इनकी मृत्यु से कांग्रेस में हो जाती है वैक्यूम की स्थिति। और जब बड़े बड़े नेता बाहर हैं, जैसे लाला लाजपत राय बाहर हैं, अरविंद घोष बाहर हैं, बीजी तिलक आ चुके हैं, बस, तो कहने का मतलब है कि एक वैक्यूम है, अब कांग्रेस को कौन आगे बढ़ाए, तब आते हैं बापू। और अब यहाँ से महात्मा गांधी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यदि कोई आपसे पूछे कि महात्मा गांधी हिंदुस्तान आते क्यों, तो याद रखना, एक साल पहले, अपने मरने के एक साल पहले, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से साउथ अफ्रीका में बोला था, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, कि तुम यहाँ जबरदस्ती की राजनीति क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हारे अपने भाइयों के साथ हिंदुस्तान में गलत हो रहा है, तो तुम हिंदुस्तान पहुंचो। तो फाइनल में महात्मा गांधी जब देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हो चुकी है और मेरी प्रैक्टिस साउथ अफ्रीका में उतनी बेहतर नहीं चल रही है, और फाइनल में 1915 में फिरोज शाह मेहता की भी डेथ होने से कांग्रेस के दो बड़े नेता खत्म हो जाएंगे, तब गांधी जी को लगता है कि अब सही मौका है और अब अपन को भारतीय राजनीति में एंटर होना चाहिए। तो याद रखना, ये है गांधी जी का भारतीय राजनीति में एंट्री होने का कारण, कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की डेथ। अब इसी दौरान बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो है निश्चित रूप में आपसे पूछी जाती है, आप याद रखना, सब लोगों को 1914 याद है, लेकिन डेट पूछी जाती है 28 जुलाई। समाप्त हुआ था 1918 में बिल्कुल, लेकिन आपको डेट पूछी जाएगी 11 नवंबर। दो देशों के बीच दरअसल में, दो शक्तियों के बीच दरअसल में ये युद्ध था, एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरा था सेंट्रल पावर। तो दरअसल में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, मतलब जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, ये दरअसल में मित्र राष्ट्र में है, और जर्मनी, जापान, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्क साम्राज्य, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत होंगे भैया जी, ये सभी होंगे केंद्रीय पावर। अब यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, तो याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी केंद्रीय शक्तियों की एक देश ऑस्ट्रिया में। दरअसल में ऑस्ट्रिया के राजकुमार हैं ऑर्क ड्यूक फर्डिनेंड, इनकी बोस्निया में राजधानी सैराजेवो। तो दरअसल सैराजेवो जो बोस्निया की राजधानी है, वहां पर फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है। और फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है तो ऑस्ट्रिया ने लगाया कि ये काम जो है वो किसका है, सर्बिया का। और सर्बिया का मतलब कहीं ना कहीं इनसे तार जुड़ा होना, इसी वजह से प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो जाती है, स्थिति सी निर्मित हो जाती है। तो ये चीज जरा याद रखना, ये पूछी जाती है। अब इसके बाद
यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रथम विश्व युद्ध में हिंदुस्तान के क्या हाल हैं, या हिंदुस्तान प्रथम विश्व युद्ध को किस तरह से देख रहा है, तो दरअसल में उस समय हिंदुस्तान पर किसका शासन है? ब्रिटेन का शासन। और ब्रिटेन ने हमसे पूछे बिना, लेकिन पूछे बिना के साथ साथ में उसने हमसे वादा किया कि हिंदुस्तानी लोगों को उनके अधिकार दिए जाएंगे यदि वो हमारा साथ देते हैं। मतलब यदि किसान खेत में फसल उगाता है तो निश्चित रूप में हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देंगे। यदि बढ़ई जो है वो काश्तकारी करता है तो उसको अधिकार दिए जाएंगे। यदि जो भी हिंदुस्तान में काम करने वाले लोग हैं यदि वो सभी अपना अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे तो हम जल्दी ही भारत को आज़ाद तो नहीं करेंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हम हिंदुस्तानियों को देंगे। ऐसा ब्रिटेन सरकार ने हमसे वादा किया, हालांकि ये वादा झूठा था। अच्छा, गांधी जी ने भी बिल्कुल इसी बात को दोहराया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाए हैं और उनसे प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहा है। यहाँ साथ देने का मतलब है कि जो लड़ सकता हो वो लड़े, लेकिन जो नहीं लड़ सकता, जैसे किसान हैं, जो काश्तकार हैं, वो अपना अपना चीजों का उत्पादन करें जिससे ब्रिटेन के लोगों को कभी इसकी कमी ना होने पाए। तो गांधी जी ने चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ एक एक घर में खटखटाकर दरवाजा मांगा था, इसलिए दरअसल में गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध में एक उपाधि मिली है, भर्ती कराने वाला सार्जेंट की। तो ये चीज आप याद रखना। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में हिंदुस्तानी लोगों ने बढ़ चढ़कर क्या किया था? हिस्सा लिया था। सबने अपने अपने स्तर पर काम किया था। नौजवानों ने लड़ाई लड़ी है, किसानों ने अनाज को उगाया है, काश्तकारों ने, कारीगरों ने अपने अपने क्या किए हैं? उपकरण बनाकर ब्रिटिश सरकार को सेवाएं दी। केवल यही कि ये निश्चित रूप में कुछ समय में हमको स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन वास्तव में स्वतंत्र करना मकसद नहीं था, ज्यादा से ज्यादा संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे। इस वजह से हिंदुस्तानियों ने साथ दिया। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ समाप्त, रोलेट एक्ट आ जाता है। हिंदुस्तानियों को उम्मीद थी कि हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन रोलेट एक्ट आ जाता है। बस ये रोलेट एक्ट आना और इसी वजह से भारतीय लोग जो हैं सभी एक साथ हो जाते हैं कि हम सब लोगों ने ब्रिटेन सरकार का साथ दिया था। और संवैधानिक सुधार करने की बात तो छोड़ो, ये हम ही को दरअसल में क्या कर रहे हैं? अपराधी घोषित कर रहे हैं रोलेट एक्ट से, जिस वजह से एक राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई और गांधी जी ने उसी का उपयोग करके शुरू कर दिया असहयोग आंदोलन। मतलब कहने का है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत की क्या भूमिका है, ये मीन्स का क्वेश्चन है, कोई भी प्री का क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसको आपको छोड़ देना है। लेकिन इसके पहले कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, अंत कब हुआ, सक्रिय देश कौन था, तुर्क साम्राज्य किसका पार्ट था, तात्कालिक कारण क्या था, ये सब प्री के क्वेश्चन ही आपने याद रखने। अब चलते हैं आगे। साल 1915, साल 1915 जो है, होम रूल आंदोलन शुरू होता है और होम रूल लीग शुरू होती है और तिलक और एनी बेसेंट का नाम निकल कर आता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं होम रूल लीग। अब ध्यान से सुनना, होम रूल लीग उसने शुरू की जो हिंदुस्तान की नहीं बल्कि आयरलैंड से संबंधित एक महिला है जिसका नाम है एनी बेसेंट। दरअसल में एनी बेसेंट जो लेडी है, उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, बात है सन 1860 की। 1860 में जो आयरलैंड है वो ब्रिटेन का गुलाम है और उस समय एनी बेसेंट काफी छोटी हैं। तो एनी बेसेंट ये देख रही हैं कि आयरलैंड जो गुलाम है, तो आयरलैंड के लोगों ने ब्रिटेन से आज़ादी मांगने के लिए एक आंदोलन चलाया था 1860 के दशक के दौरान, जिसे कहते हैं स्वशासन आंदोलन। स्वशासन आंदोलन का मतलब है कि हमारे सर पर भले ही ब्रिटिश सरकार हो, लेकिन हमारे लोगों को, जो आयरलैंड के लोग हैं, उनको कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि स्वशासन आंदोलन का मतलब है कि भले ही हमारे सर पर कौन हो, ब्रिटिश सरकार हो, लेकिन ब्रिटिश सरकार होने के साथ साथ में कानून बनाने के लिए, माफी चाहता हूं, तो आयरलैंड में दरअसल में ये है स्वशासन आंदोलन चला। इसमें ब्रिटेन सरकार भले ही हमारे ऊपर रहे, जैसे आज भी ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसमें ब्रिटिश सरकार ही सर्वोपरि है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की खुद की एक गवर्नमेंट है। इसी को कहते हैं स्वशासन, कि ब्रिटेन सरकार की भले ही सर्वोच्चता हो परंतु सरकार आयरलैंड के लोगों के हाथ में हो।
ये कहलाता है स्वशासन। तो बिल्कुल इसी तरह का आंदोलन 1860 से चलना शुरू हुआ आयरलैंड में, और इसका परिणाम ये हुआ कि 1920 में आयरलैंड को स्वतंत्रता मिल गई। स्वतंत्रता मिल गई का मतलब है कि आयरलैंड को मुक्त कर दिया गया, लेकिन आज भी ब्रिटिश सरकार प्रमुख विषय वस्तु है 1920 में, परंतु पूरी की पूरी गवर्नमेंट पूरी की पूरी गवर्नमेंट आयरलैंड के लोगों के पास आ जाती है। तो इसी चीज से इंस्पायर है एक लेडी जिसका नाम है एनी बेसेंट। वो हिंदुस्तान में आती है सन 1893 में, और एक संस्था बनाती है हिंदुस्तान में, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी संस्था बनाकर जो चीज चल रही थी दरअसल में आयरलैंड में, उसी चीज को हिंदुस्तान में चलाने के लिए वो जोर शोर से वकालत करती है कि हिंदुस्तानी लोगों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, हिंदुस्तानी लोगों की सरकार होनी चाहिए, भले ही ब्रिटेन सरकार सर्वोच्च हो। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि होम रूल लीग का गठन एनी बेसेंट ने किया किस भावना को ध्यान में रखते हुए, स्वशासन भावना को ध्यान में रखते हुए। और स्वशासन का मतलब है कि हिंदुस्तानी लोगों की सरकार हो, भले ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता हो, मतलब ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर होगा और हिंदुस्तानी लोगों को कानून बनाने का अधिकार दिया जाएगा। इसी अवसर पर एनी बेसेंट 1893 में आई। उन्होंने स्वशासन स्वशासन की भावना लोगों के दिलों में भरनी शुरू की। धीरे धीरे ये चीज लोगों के दिलों में भरती चली गई। 1914 में कांग्रेस में भी एनी बेसेंट एक प्रमुख चेहरा हो गई। क्यों? क्योंकि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट ने स्वशासन वाली बात को जगह जगह तक फैला दिया। और कहां पर फैलाया? सबसे पहले हिंदुस्तान में मद्रास में फैलाया, और नाम दिया इसको होम रूल आंदोलन। तो हिंदुस्तान में होम रूल आंदोलन जिसको एनी बेसेंट ने चलाया था मद्रास में, उसका जो मेन उद्देश्य था वो था स्वशासन। ये चीज याद रखना। और इन्हीं से इंस्पायर होकर लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल का गठन किया था, क्योंकि इनको उस समय हिंदुस्तान आने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। बीजी तिलक ने भी दरअसल में क्या किया कि बंबई में, मध्य प्रांत में, बरार में, मतलब साउथ में और एमपी में, कहने का मतलब है बंबई हो गया, पूना हो गया, मध्य प्रदेश में भी दरअसल में एनी बेसेंट की बात को बनवाने के लिए दरअसल में इन्होंने भी एक क्या की पार्टी बनाई जिसको हम कहते हैं होम रूल लीग। लेकिन दरअसल में दिसंबर 1915 में तिलक की होम रूल लीग और एनी बेसेंट की होम रूल लीग आपस में ये एक हो जाती हैं, और ये इस तरह से मांगे रखती हैं। तो ये चीज आप जरूर याद रखना कि तिलक और एनी बेसेंट दोनों की होम रूल लीग एक हो जाती हैं। कब हो जाती हैं एक? ये डेट है 28 अप्रैल 1916। अब स्पेशली आपसे एनी बेसेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनी बेसेंट ने जो होम रूल आंदोलन है उसकी शुरुआत, होम रूल लीग की शुरुआत जो करी थी वो कहाँ से करी थी? मद्रास से। मद्रास में होम रूल लीग का पहला नेता किसको बनाया था एनी बेसेंट ने? सुब्रमण्यम अय्यर को। लीग का सचिव किसको बनाया था? जॉर्ज अरुंडेल को। इसका मकसद क्या था एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का? कि स्वशासन की भावना को लोगों के बीच में पहुंचाना, ये दरअसल इसका मकसद था। बाद में एनी बेसेंट के साथ और कौन सा व्यक्ति जुड़ जाता है? बीजी तिलक जुड़ जाता है। याद रखना ये। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अभी कोई भी मतलब नहीं। अब अपन देखेंगे कि कैसे पतन हो जाता है होम रूल लीग का, ये अपन कल देखेंगे। अभी 2 बजे से आपके ईवीएस वाले पार्ट के क्वेश्चन हैं। जब तक आप इस सीट को एक बार पढ़ लेना प्री के लहजे से, किसी में कोई डाउट हो, कोई चीज अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल पूछ लेना। अब यहाँ से अपन कल देखेंगे।